जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल चाल है? ठीक है। हैं आप लोग खैरियत है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी केसला पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर। तो क्या है उस केसला में? सर इसमें ये है कि केपी के गवर्नमेंट ने ये अलाउंसेस दिए हैं, जो कि स्केल 1 से लेकर 16 तक उन्होंने 10% और फर्दर स्केल 17 से 19 वालों को 5%। और जो पहले से ही स्केल 17 से 19 वाले स्पेशल अलाउंस दे रहे हैं, जुडिशियल अलाउंस, उनको वो 5% अलाउंस भी नहीं मिलेगा। तो इसके अगेंस्ट स्केल 17 से 19 वाले जो ऑफिसर या वर्कर्स थे, वो पेशावर हाई कोर्ट में गए हैं कि हमें भी 10% मिलना चाहिए। तो हाँ। पेशावर हाई कोर्ट ने इनके हाथ में फैसला दिया कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 25। और फिर उसको बाद में अपील की है केपी के गवर्नमेंट ने फर्दर सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है केपी के गवर्नमेंट के अपील को सुना और उसके इनके हाथ में फैसला किया। चलें, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। काफी आपने बेहतर बताया। क्या नाम है आपका? तो मियाँ आदिल नाम है। टू मियाँ? फिफ्टी सिक्स मियाँ आदिल। ठीक है आदिल, अच्छा बेटा, आपने काफी हद तक बताया। सही। थैंक इसके यू सर। बाद नेक्स्ट कौन है? सी एच। सी एच कौन है? सर थर्ड। जी बेटा। जी जी सर, माज पर। जी मास बेटा, क्या है यार? है क्या आर्टिकल? अगर हम 45 से बात करें, आर्टिकल 25, तो इक्वालिटी के हवाले से क्या इसमें डिस्कशन हो रही है? सर आर्टिकल 25 की इक्वालिटी के लिहाज से ये डिस्कशन हो रही है कि जो सूबाई और जितने भी एम्प्लॉयज थे जुडिशियल, उसके अंडर जो आ रहे थे BS 19 और 16 to 19, नहीं, उनको अगर हम भी मास को, मतलब। अगर मास बेटा, अगर हम पहले पैराग्राफ से स्टार्ट करें, जी सर। तो उसमें क्या डिस्कशन हो रही है इक्वालिटी के हवाले से? सर उसमें सबसे पहले तो इक्वालिटी के लिहाज से जिक्र हो रही है कि यार एवरी आप हैं साथ बेटा हर हमारे? बंदा इक्वल। जी। सीआर है साथ? सर वो हॉस्पिटल में उसका नहीं। एसएमएस आया था मुझे। अच्छा अच्छा, जीआर है बेटा साथ? जी सर। जी सर। जी बेटा, जी जो बच्चे प्रेजेंट है ना, वो उनको कॉल करिए वन बाय वन है। जी सर ठीक है। हाँ जी मास बेटा, बताओ क्या है इसमें इक्वालिटी? आर्टिकल 25 जो इक्वालिटी है, उसके हवाले जी से सर। ये क्या बात कर? सर उसमें ये जिक्र कर रहे हैं कि जो एवरी हर बंदा है जो जो है वो इक्वालिटी का मुस्तहिक है इन एवरी सेंस, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रेस, रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड, स्टेटस, लैंग्वेज, हर लिहाज से। आर्टिकल 25 हमेशा मतलब इक्वालिटी को प्रमोट करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको इसलिए मतलब यहाँ पे कंसिडर किया गया स्टार्ट में, क्योंकि इसका तनासुब उसने रखना था तमाम स्केल्स के के साथ कंपेयर कंपेयर करना था, जिनको इक्वल वो अलाउंसेस नहीं दिए गए या उनके अंदर फर्क किया मैं गया। इसमें अब ये तो पूछना चाह रहा हूँ कि हाउ विल यू डिफाइन द टर्म इक्वल in terms of law? How will you define term equal in terms of law? सर वी विल फाइंड इन थ्रू आर्टिकल नंबर 15 कि एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ। आया कि वो किसी जेंडर का कोई तनासब नहीं है, ना ही किसी तो रेस इसमें का, जो ना ही बेटा मैं बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बेसिकली बात वो ये है कि इक्वल इक्वल अमंग्स इक्वल्स, इक्वल अमंग इक्वल्स, द जी इक्वालिटी सर। अमंग इक्वल, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? इक्वालिटी या इक्वल ट्रीटमेंट अमंग इक्वल्स, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? सर irrespective of race, religion, gender, alike should be treated alike. अलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। अब अलाइक से क्या मतलब होगा आपका? सर alike से मतलब होगा दोनों एक उससे जो कंपेयर किए जा सकते हैं, लाइक
फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे मतलब BS17 का बंदा है तो वो BS17 से कंपेयर किया जाएगा, गैस्ट्रिट है तो गैस्ट्रिट, नॉन गैस्ट्रिट है तो नॉन गैस्ट्रिट, फॉर एग्जांपल। बिल्कुल सही। जो So whenever we talk about जो जिस equality, कैटेगरी में फॉल करता हो। तो इक्वालिटी शुड बी अमंग इक्वल्स। और अगर आइडेंटिकल ट्रीटमेंट दें बिटवीन टू अनइक्वल्स, दैट इज नॉट इक्वालिटी। जी सर। You cannot give identical treatment to बिटवीन टू डिफरेंट unequal पर्सन। to जी सर। unequals. That is inequality. जी सर। सर जी अगर वो स्केल सर सेम। अगर स्केल सेम भी होता है लेकिन इंस्टीट्यूशन डिफरेंट है तो सर ये अनइक्वल में ही आएगा ना, अलबत्ता स्केल सेम है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन में एक स्केल का एक सर्विस प्रोवाइड करते हुए अगर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है तो। मजीद अपना क्वेश्चन वाजिया करें, आप क्या पूछना सर चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि अगर इंस्टीट्यूशन डिफरेंट है, ये कहते हैं ना कि स्केल या जो रैंक है आपका वो सेम है तो आपका कंपैरिजन यानी सेम है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन अगर डिफरेंट है, अलबत्ता जैसे कि 17 से 19 डिपार्टमेंट, तक ही है। आप इंस्टीट्यूशन के बजाय डिपार्टमेंट का वर्ड बोलेंगे। डिपार्टमेंट डिफरेंट है, जी सर, एजुकेशन है, डिपार्टमेंट हेल्थ डिफरेंट, है, जैसे पुलिस है। जुडिशरी है या और। जी सर, हाँ, जैसे जुडिशरी है, जुडिशियल एम्प्लॉय है या और अदर एम्प्लॉय है, फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेट है, तो वो अनइक्वल में डिक्लेयर किए जाएंगे ना। उनको अमालूमेंट तो सेम मिलेंगे लेकिन परक्विजिट सर अलाउंस, जैसे जुडिशियल अलाउंस डिफरेंस है। आपको याद और होगा कोई। तो आपके साथ केस, आपके साथ नहीं मेरे ख्याल केस था, या किसी एप्पल टू एप्पल, जब आप जी सर। आपके साथ ही डिस्कस हुआ था ये जी वो ही था। एप्पल टू एप्पल, जी सर। ये केस लेकिन आपके सर साथ हुआ था? जी इधर ही हुआ था, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ एप्पल टू एप्पल से मुराद तो ये भी आ जाता है कि स्केल सेम है, लेकिन इस केस में फर्दर उसने बताया कि स्केल सेम भी हो लेकिन अगर डिपार्टमेंट अलग है और सर्विसेज डिफरेंट है तो उसके अमालूमेंट तो शायद स्केल के हिसाब से सेम हो सकते हैं, लेकिन जो परक्विजिट है वो उनकी नेचर डिफरेंट होगी। अच्छा, यानी परक्यूजिट से क्या मतलब है आपका? अजाफी एमोल्यूमेंट्स, मराहत वगैरह जो एड हॉक रिलीफ होता है। एमोल्यूमेंट्स। मालूमेट तो सर तनख्वाह होती है ना, और परक्विजिट जो एड हॉक रिलीफ होता है या अजाफी मराहत। वो हर डिपार्टमेंट की डिफरेंट है, नेचर डिफरेंट जी है। वो जी टेक्निकल अलाउंस हो सकता है, वो प्रोसिक्यूशन अलाउंस हो सकता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस हो सकता है, जुडिशियल अलाउंस हो सकता है, स्पेशल अलाउंस हो सकता है। वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो है वो वेरी करता है। वो किसी, जी असल में इसमें ये है बेसिकली, आपको मैं अब सही बात कह रहे हैं आप, बेसिकली ये सारे जो मुलाजिम हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट्स हैं जिसके आगे ये मुलाजिम है। कोई हेल्थ में है, कोई एजुकेशन में है, कोई जुडिशियल डिपार्टमेंट में है, कोई पुलिस में है, कोई और कॉरपोरेशन में है। मतलब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं दैट आर वर्किंग अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो सबको जब गवर्नमेंट ने राइज की सैलरी तो सबकी राइज की, लेकिन सिर्फ उनकी ना की राइज जिनका जो है वो पहले से कोई स्पेशल अलाउंस ले रहे थे। सर वो तो सैलरी रेज नहीं की थी, वो एड हॉक रिलीफ था। सैलरी वो तो स्केल के हिसाब से ही। हाँ, एडहॉक रिलीफ मतलब सही। आप अगर आप टेक्निकल सेंस में बात करेंगे तो सैलरी तो राइज नहीं हुई, लेकिन वो अगर हम उसको थोड़ा सा लिबरली बात करेंगे तो सैलरी ही राइज होती है ना। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है, जी सर। ही इज गेटिंग 70,000, तो जब 5% उसका एडहॉक उसके साथ अटैच होगा तो उसकी सैलरी तो राइज होगी ना 75,000। लेकिन सर लेकिन वो अगर आप जो बात यूजुअली करें ऐसा। स्ट्रिक्ट सेंस में अगर आप बात करेंगे तो सैलरी राइज उस टाइम होती है जब वो अलाउंस जो है, जो आपकी बेसिक पे स्केल है उसके साथ अटैच हो जाए। तो उन्होंने बेसिक पे के साथ तो अटैच नहीं किया उस अलाउंस को, उसको एडहॉक अलाउंस रखा उन्होंने। तो वो लेकिन सैलरी राइज की टर्म्स में ही आएगा ना बेटा। सर जो अलाउंस होता है वो सैलरी से हट के होता है और वो एक आधा माह के लिए होता है, साल में एक माह के लिए या 2 माह के लिए होता है ऐसे। और सैलरी तो अगर रेज होगी तो इस सेंस में होगी कि अगर साल में यानी 12 महीने हैं तो 12 मंथ में 12 दफा आपको उतनी ही 70,000 या जितनी भी मिल रही है वो सेम हो। नहीं नहीं, ये आपको किसने कह दिया अलाउंस जो है वो साल में एक दफा होता है? ये किसने कहा है आपको?
सर हर मंथ में मिलता है, जैसे बैंकिंग सिस्टम है और डिफरेंट आप डिपार्टमेंट्स है सर आप उसमें। हो सकता है उसको मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में एक होता है बोनस, एक होता है जी अलाउंस। जी अगर तो बोनस है बेटा वो तो साल में एक दफा डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ योर इंस्टीट्यूट, तो उस पर बन। जो अलाउंस होता है, अगर हम गवर्नमेंट की अलाउंसेस की बात करेंगे बेटा, तो गवर्नमेंट के अलाउंसेस तो टिल रिटायरमेंट होते हैं ना। जी मिसाल के तौर पर अगर आप एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे एमफिल अलाउंस मिलता है, अगर आपने एमफिल कर लिया तो ये तो नहीं होता कि एम या पीएचडी कर लिया तो एक एक साल में एक दफा मिले, वो तो आपकी सैलरी के साथ लग जाता है और वो फॉर लाइफ होता है। किसी को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में, या बंदा जो जुडिशरी में उसको जुडिशियल अलाउंस मिल रहा है, तो वो साल में एक दफा थोड़ी मिलता है, वो तो सैलरी के साथ आता रहेगा, जब तक उसको सैलरी मिलेगी तब तक वो अलाउंसेस मिलेंगे। और जब वो रिटायर हो जाएगा तो फिर ये अलाउंसेस खत्म हो जाएंगे और उसकी बेसिक पे के मुताबिक उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी पेंशन की। तो अलाउंसेस जो हैं वो हर सैलरी के साथ मुस्तकिल आते हैं जो गवर्नमेंट देती है। और जो प्राइवेट इदारे अगर कोई देते हैं तो उनकी अपना कोई सर्विस स्ट्रक्चर होगा जिसको वो फॉलो करते होंगे, जिसकी आप बात कर। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के सेक्टर के अलाउंसेस की बात करेंगे तो वो सैलरी के साथ ही अटैच होते हैं और वो सैलरी राइज होती है उसकी। जी सर। सैलरी जो अलाउंसेस होते हैं वो फॉर टाइम बीइंग नहीं होता कि एक महीना मिलेगा, 2 महीने मिलेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जी बेटा, हु इज नेक्स्ट जी यार? रोल नंबर 2। कौन है? सर रोल नंबर 2। जी रोल नंबर 2 कौन है? जी थोड़ा सा हम उससे पहले जो हम पैराग्राफ है इक्वालिटी के हवाले से उसको डिस्कस कर रहे थे। इक्वालिटी को उन्होंने डिफाइन किया जनरली कि इक्वल का मतलब ये है इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रेस, रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड, स्टेटस, रिलीजन, इसके बगैर ही हम जो हैं वो किसी लैंग्वेज के बगैर ही किसी को बुनियाद पर किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करें। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिमिलर सिमिलर सर्कमस्टांस, और उसमें डेट शुड बी ट्रीटेड अलाइक बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिविलेजेस एंड लायबिलिटीज इक्वल। तो इक्वल बिफोर लॉ मींस अमंग्स इक्वल एंड शुड बी इक्वल एंड इक्वली एडमिनिस्टर्ड एंड शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ठीक हो गया? यहाँ पर जो मैं आपसे जो बात पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि आर्टिकल 25 डज नॉट फॉरबिड डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ अनइक्वल्स। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पर बेसिकली इक्वल की वो बात कर रहे हैं, इक्वल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने 2-3 पॉइंट उठाए। वो एक पॉइंट उन्होंने ये उठाया कि 1 से 16 तक आपने डिफरेंट कर दिया लोगों को, और 17 से 19 तक डिफरेंट कर दिया आपने, मतलब सभी इंप्लॉइज हैं लेकिन आपने उनके साथ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट किया। आर्टिकल 25 कहता है कि सबके साथ सेम ट्रीटमेंट करो। तो 1 से 16 तक के जो ग्रेड के अफसरान हैं उनकी तनख्वाह 10,000 10% बढ़ा दी, और 17 से 19 वालों की तनख्वाह 5% बढ़ा दी। और जो 5% जिनकी बढ़ाई तनख्वाह अलाउंस की सूरत में, तो उसको ये कह दिया कि जो कोई स्पेशल अलाउंस अगर किसी को मिल रहा है तो उसको उसका राइज उसको ये राइज नहीं मिलेगा। तो ये आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 के मुताबिक डिस्पैरिटी जो है सैलरीज में उसको खत्म करने की गवर्नमेंट ने कोशिश की। तो ये तो फिर इसको ये जो इसमें ये क्यों कह रहे हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो नहीं था, ये जो ये लाइन होती है आर्टिकल 25 डज नॉट फॉरबिड डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ अनइक्वल, इसका क्या मतलब है? जी बेटा। अनइक्वल, उसकी क्या एग्जांपल होगी?
इससे क्या चीज कम होगी? डिस्पैरिटी अमंग सैलरीज, सैलरीज में जो फर्क है वो कम होगा। जी बेटा, हु इज नेक्स्ट? सर इसमें आर्टिकल 25 एक लाइन ये भी है कि आर्टिकल 25 फॉरबिड क्लास लेजिस्लेशन बट इट डज नॉट फॉरबिड क्लासिफिकेशन और इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन, यानी क्लासिफिकेशन तो हो सकता इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, या ये नेक्स्ट कौन है? सर मैं हूँ। हाँ जी फरवा, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया को कैसे डिफाइन करेंगी आप? सर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब ये है कि अगर क्लासिफिकेशन होनी चाहिए तो वो लॉजिकल रीजनिंग्स पर बेस्ड होनी चाहिए, वो लॉजिकल तरीके से क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, तो ही वो वैलिड कंसिडर होगी। इसलिए इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब ये है। इस केस लॉ में इन्होंने क्या डिफरेंशिएशन की है? सर यहाँ पे 2-3 और केसेस थे जिनका जिक्र था, और उसमें ये था कि जो एक मोहम्मद इरफान जो केस था SCMR पेज 98, वहाँ पे उन्होंने जो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस जो कंपनी थी उसने फाइनेंशियल रिलीफ एक ही ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को ग्रांट किया था और बाकी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को नहीं ग्रांट किया था। तो फिर जब रेस्पोंडेंट हाई कोर्ट में अपना केस लेकर गए थे तो उस पॉइंट पे हाई कोर्ट ने उनको उनके हक में ही फैसला दिया था कि उन्हें क्यों डिप्राइव रखा गया है, और उसके ऊपर उन्होंने जो अपनी जजमेंट दी थी उसमें ये चीज थी कि अगर सर एक सेकेंड सर, उसमें उन्होंने ये चीज बताई थी कि जो एक तरफ ऑफिसर्स और एग्जीक्यूटिव कैडर है और दूसरा जो वर्कमैन कैडर है, क्योंकि वो इक्वल नहीं हो सकता, उनकी अपने अपनी जो प्लेसेस हैं, इस वजह से यहाँ पे जो है उनको अलग अलग जो उनकी वो सैलरीज वगैरह होंगी। तो यहाँ पे उन्होंने इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का जो एक मेथड था उसके मुताबिक ही उनको अलग अलग क्लासिफाई करके जो है उनका वो डिफरेंस ठीक हो बताया गया था। बेटा कि वर्कर क्लास और ऑफिसर क्लास जो है ये आपस में जो है ये मैच नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, इनका अपना अपना जो है वो रोल है, अपनी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन है। लेकिन इस केस में जो गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन किया है जिसके तहत 5% जो है सैलरी राइज हुई एडहॉक रिलीफ की सूरत में, तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या इंटेलिजिबल डिफरेंशिया किया? सर ये जो पेशावर हाई कोर्ट वाला केस है उसमें आप पूछ रहे हैं? हाँ बेटा, उसी में। सर उसमें उन्होंने इस बेसिस पे कहा था कि अगर वो एम्प्लॉयज जो ऑलरेडी दूसरे अलाउंसेस ले रहे हैं, जो पब्लिक हेल्थ अलाउंसेस मैं और ये कह रहा हूँ स्पेशल, एम्प्लॉइज को उन्होंने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया? एम्प्लॉइज को सर दो एक तो 1 कैटेगरीज में। हाँ दो, हाँ, से 1 से 1 से 16 और और दूसरा 17 से 17 to 19। तो इसको हाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटेलिजिबल डिफरेंशिया करार दिया? सुप्रीम कोर्ट ने इसको कि नहीं, कि रीजनेबल था कि अनरीजनेबल है? ये सर रीजनेबल है। रीजनेबल। और उसकी वजह क्या बताई सुप्रीम कोर्ट ने कि ये कैसे रीजनेबल है? सर इसका इस वजह से क्योंकि जो उन्होंने बताया था कि जो सर्विंग का वो जो मेथड है, यानी कि जो 1 से 16 की रैंकिंग के जो ऑफिसर्स हैं वो अपना जो काम है वो परफॉर्म कर रहे हैं, और जो 1 से जो सॉरी 19 से 17 से 19 है वो अलग कर रहे हैं, तो इसलिए उनके मॉनेटरी जो उन्होंने बेनिफिट्स हैं कहा वो अलग। बलग हैं, बिल्कुल। उन्होंने कहा 1 से 16 तक जो मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाह कम है, इसलिए 1 से 16 तक जो लोग हैं उनको हमने persons that are like they are categorized in one entity, जो एक जैसे हैं उनको एंटिटी एक है। तो 1 से 16 के लोगों की चूंकि तनख्वाह कम है इसलिए हम 1 से 16 तक लोगों को अलहदा रखेंगे और उनका जो राइज है वो भी 10% होगा। लेकिन 17 से 19 तक की चूंकि तनख्वाहें ज़्यादा हैं इसलिए हम सिर्फ इस 17 से 19 वालों को अलहदा रखेंगे और उन लोगों को राइज देंगे इसमें जो कोई अलाउंस नहीं ले रहे। जी वेरी गुड। नेक्स्ट कौन है बेटा? यस सर। जी बेटा। सर 19 से ऊपर किसी कैटेगरी का जिक्र नहीं हुआ इसमें। 19 से ऊपर गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन था वो 19 की हद तक की था, आगे उन्होंने राइज नहीं की थी। 17 से 20 था। 17 से 19 है, 20 है? 20 है सर। और 19 होगा, 20 नहीं होगा। सर 17 से 19
जो है वो फेडरल 19 है, गवर्नमेंट का है। 20 नहीं होगा। 19 है, 20 है, देखें जरा। सर 17 to 20 फेडरल गवर्नमेंट के और 17 to 19 प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। फेडरल के 20 है। जी सर। ठीक हो गया जी बेटा। सर एक क्वेश्चन है, ये जो एम्प्लॉइज जो थे इसमें तो ये प्रोविंशियल एम्प्लॉइज है ना, तो हमने जो केस लाया ये 17 से 19 तक का है। जी मुलाजिम हाई कोर्ट के मुलाजिम है ये, पेशावर हाई कोर्ट के। जी जी सर क्वेश्चन है जी बेटा। सर, ये जो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है कि उसने अगर इस बेस पे किया है कि जी वो 17 से 19 या 20 तक और 1 से 16 तक कोई ऑफिसर नहीं आता सर, उनकी सर्विसेज वो लीडिंग रोल भी तो प्ले कर सकते हैं 16 वाले। तो उनको 10% इन राइज मिल रहा है। हाँ वो मिल तो रहा है, लेकिन वो डिफरेंशिएशन मेरे ख्याल में उन्होंने जुडिशियल एम्प्लॉयज की जो 17 से 19 तक है और जो दूसरी अदर डिपार्टमेंट में है उनमें डिफरेंशिएशन हुई है। 1 से 16 तक तो कोई मसला ही नहीं है, ना किसी ने रेज किया पॉइंट। रेज तो उनको 10, जो उनको तो 10% मिल रही थी ना, तो उन्होंने क्यों रेज करना था? उनकी तो 1 से 16 तक। सर जो क्लासिफिकेशन हुई है वो जो उसने की है, यानी कोर्ट चीफ को पेशावर हाई कोर्ट ने नहीं, क्लासिफिकेशन पेशावर हाई कोर्ट ने नहीं की, क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन है उसने की है जी। तो वो कहते हैं यानी जुडिशियल एम्प्लॉयज को उन्होंने क्लासिफाई किया ना कि ऑलरेडी आपको मालूम है यहाँ पर विजिट्स मिल रहे हैं। उन्होंने क्लासिफाई एक तो एम्प्लॉइज को किया, कैटेगराइज किया, और साथ उन्होंने क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन की कि कोई भी अलाउंस कोई भी ऑफिसर ले रहा हो। अगर आपने ये केसला पढ़ा है, इसके अंदर लिखा है कोई टेक्निकल अलाउंस ले रहा है, मेडिकल अलाउंस ले रहा है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ले रहा है, कोई भी अलाउंस, जुडिशियल अलाउंस ले रहा है, किसी भी कंडीशन में कोई भी अलाउंस, कोई भी सरकारी मुलाजिम किसी भी महकमे का है, अगर वो ले रहा है तो उसको राइज नहीं मिलेगा। क्योंकि बेसिकली राइज का मतलब ये इसका मकसद ये है, आर्टिकल 40 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है हमारा, वो कहता है कि डिस्पैरिटी को कम करें आप। जो डिफरेंट सरकारी महकमे में जो सरकारी मुलाजिम है उनकी तनख्वाहों में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। आर्टिकल 40 ये कहता है कि जो सरकारी मुलाजिम जिस मर्जी सरकारी मुलाजिम जिस मर्जी महकमे में है, अगर वो सरकारी मुलाजिम का ग्रेड सेम है तो जितने भी ग्रेड सेम ग्रेड के मुलाजिम जिस मर्जी महकमे में होंगे उनकी तनख्वाहें सेम होनी चाहिए। सर 38E है वो आर्टिकल। सर वो 38E एक्सप्लेन कर रहा है, 40 का तो कोई डिस्कस ही नहीं किया। जी जी। तो सर ये क्लासिफिकेशन है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट है या स्केल टू स्केल? ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी हो सकती है और स्केल टू स्केल भी हो सकती है। जी ज़्यादा ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास ही जो फंड्स होते हैं, डिपार्टमेंट ही अमीर और गरीब होता है। अब एक जो डिपार्टमेंट है, सेक्रेटेरिएट है हम लाहौर में, तो सेक्रेटेरिएट का जो मुलाजिम है वो आपका क्या ख्याल है कि वो कोई आम मुलाजिम होगा? उसके अलाउंसेस भी ज़्यादा होंगे, और चाहे उसी कैटेगरी का अगर कोई और मुलाजिम किसी और डिपार्टमेंट में है तो उसकी क्या वैल्यू होगी। लेकिन अगर वो सेम मुलाजिम सेक्रेटेरिएट में है जिधर से पूरी गवर्नमेंट को चलाया जाता है, तो उससे फ़र्क तो पड़ेगा ना बेटा। सर इसमें उसका जो खैबर पख्तूनख्वा का यानी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी ये था कि उनके ऊपर फिनेंशियल इम्पेडिमेंट्स यानी रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी किसी डिपार्टमेंट को क्या देना है, तो ये पॉलिसी मैटर है, तो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए हाई कोर्ट। बिल्कुल। इसमें जो एक होता है NFC, इसको बोलते हैं नेशनल फाइनेंस, NFC अवार्ड्स, नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC अवार्ड, जिसके तहत सब सूबों को फंड्स मिलते हैं। तो सूबे ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं, ये सारी क्लासिफिकेशन उन फाइनेंशियल लिमिट्स की वजह से करते हैं, ताकि उनके पास इतने फंड्स नहीं होते कि वो सबको जो है वो राजी कर सके। तो फिर वो एक रीजनेबल ग्राउंड्स के ऊपर डिफरेंशिएशन करते हैं, तफरीक करते हैं, ताकि सबको कुछ ना कुछ मिल जाए और डिस्पैरिटी जो है वो ख़त्म हो।
तो ये बेसिकली ऑब्वियसली ये सारी बात जो है, ये सारी कहानी जो है वो रिसोर्सेज की कमी की वजह से है। अगर रिसोर्सेज ज्यादा हों तो सबको मिल सकता है, लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज कम है इसलिए वो कम ही मिलता है, मतलब कम से मिलता है। वो उनको थोड़ी सी इसके अंदर रीजनेबल ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो डिफरेंशिएशन जो है बेटा वो करनी पड़ती है। सर जिस तरह आपने बताया कि एक मुलाजिम जो किसी स्केल का है वो सेक्रेटरीट में लगा और उसी के मतलब के स्केल का कोई मुलाजिम दूसरे किसी डिपार्टमेंट में लगा हो तो उसकी तनख्वाह में डिफरेंस होता है, तो सर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती? ये डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होती क्योंकि उनके एम्प्लॉयर्स डिफरेंट होते हैं। हमने ये लास्ट लेक्चर में केस पढ़ा था इक्वालिटी के ऊपर, जिसमें आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट का पढ़ा था और एक फेडरल गवर्नमेंट का पढ़ा था, वहां पर एम्प्लॉयर्स डिफरेंट है। तो यहाँ पर भी जो सेक्रेटेरिएट है, नेचर ऑफ वर्क भी तो डिफरेंट है ना, उनके नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट होंगे ना। नेचर ऑफ वर्क भी डिफरेंट होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन भी डिफरेंट होती है सिर्फ। लेकिन गवर्नमेंट और हमारा गवर्नमेंट और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि डिस्पैरिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ग्रेड्स के मुताबिक चलता है, स्केल्स के मुताबिक चलता है। वो कहता है कि जितने मुलाजिम सेम स्केल में है तो वो जिस भर्ती महकमे में उनकी तनख्वाह सेम होनी चाहिए। इस वजह से नहीं होती क्योंकि जो डिपार्टमेंट्स ज्यादा अमीर हैं या वो जो डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं या जो डिपार्टमेंट्स खुद बजट बनाते हैं या जो डिपार्टमेंट खुद फैसले करते हैं, तो वो ऑब्वियसली अपने लिए ज्यादा बेहतर फैसले करते हैं। जैसे नेशनल असेंबली के जो तनख्वाहें वगैरह कानून साजी उन्होंने खुद करनी होती है। उन्होंने अपनी तनख्वाह, जो मैंने टीवी पे सुना है या वैसे भी आप लोगों के भी शायद नॉलेज में हो, उन्होंने अपनी सैलरी 100% बढ़ा ली है लास्ट ईयर में सुना। मतलब वो खुद लेजिस्लेशन का करते हैं। तो फिर जो डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं तो वो ऐसी अलाउंसेस वगैरह तो उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं ना होता करना काम अपने लिए। जी जी बेटा नेक्स्ट। यस सर। जी सर इक्वालिटी के बारे में इधर बताया गया कि आर्टिकल 25 इक्वालिटी के बारे में बताया है, लेकिन वो कहते हैं कि तमाम क्लासेस के लोगों के साथ एक ही तरह की बर्ताव करना ये इक्वालिटी नहीं, क्योंकि डिफरेंट क्लासेस के लोगों की नेचर, उनकी नीड्स, उनकी इंस्टीट्यूशन बुलंदा होती हैं, इसलिए उनके साथ सेम तरह से इक्वालिटी दिखाना वो इक्वालिटी के जुमरे में नहीं आएगा। मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी, आर्टिफिशियल और इवेसिव। इसका क्या मतलब होगा? क्लासिफिकेशन जो है, डिफरेंशिएशन जो है वो किसके ऊपर बेस करनी चाहिए? सर सर्कमस्टांसेस, नीड्स पर। सर्कमस्टांसेस पर। और वो जो भी क्लासिफिकेशन होगी वो रियल, सब्सटेंशियल, बेरिंग, जस्ट, रीजनेबल और किसी मकसद की बेस के ऊपर जो है वो बेस होगी, तो फिर वो क्लासिफिकेशन जो है वो रीजनेबल होगी। जी। अब ये जो मैंने आपको, नेक्स्ट कौन है? रोल नंबर 10 जी। यस सर। ये बड़ी जबरदस्त लाइन है जो मैंने आपको क्विज के लिए भी दी थी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जो है डज नॉट मीन दैट एवरी लॉ, पॉलिसी मैटर, नोटिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मस्ट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन टू ऑल द पर्सन्स हु बाय नेचर, अटेनमेंट और सर्कमस्टांसेस आर नॉट इन द सेम पोजीशन। इसका क्या, आप कैसे इसको एक्सप्लेन करें? सर ये आर्टिकल 25 को ही एक्सप्लेन कर रही है ये बात कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ, अगर सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं है, अगर सेम डिपार्टमेंट की बात हो रही है या सेम किसी रीजन की बात हो रही है, तो यहाँ मतलब सर लॉ तो ये कहता है ना कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इक्वल होगी, लेकिन इक्वल में एक चीज और भी आती है कि सर्कमस्टांसेस देखकर जिस जगह पर जितनी इम्प्लीमेंटेशन लॉ की होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए। कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं जहां पर लॉ इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा होता और कुछ पर कुछ हद तक इम्प्लीमेंट होता है और कुछ पर फुल उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो यहाँ पे भी सर गवर्नमेंट ने जो इंटेलिजिबल, सर आवाज आ रही है मेरी? बेसिकली उन्होंने डिफाइन किया एक लाइन जो अब आपको समझ आनी चाहिए
इक्वालिटी जो है, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जो है वो दैट इट डज नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन अक्रॉस द बोर्ड। जी, कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है, इसका क्या मतलब होगा? सर यूनिवर्सल एप्लीकेशन इस तरह से नहीं है कि यूनिवर्सल तब होगी जब अलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, कि एक ही Alike- डिपार्टमेंट की अगर बात हो रही है तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी सेम होनी चाहिए। लेकिन Alike- अगर वो alike should be treated alike. Who is next? 11। बेटा आपकी जो लिस्ट है ना उसके मुताबिक शो करती है, जो तो शो हो रहे हैं नाम बच्चों के। सर 11 है मीटिंग में। यस सर। जी बेटा, क्लासिफिकेशन जो है उसकी बुनियाद क्या बताई उन्होंने कि ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है या ये जो डिफरेंट ट्रीटमेंट है दैट विल बी परमिसिबल अंडर लॉ, उसकी क्लासिफिकेशन की जो बेस है वो क्या है? एक तो क्लासिफिकेशन की बेस है कि क्लासिफिकेशन जो है मस्ट बी फाउंडेड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, ठीक हो गया। और दूसरी उन्होंने बेस इसकी बताई है कि रैशनल नेक्सस विद ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड, जो भी ऑब्जेक्ट है। तो इस केस के अंदर इनका ऑब्जेक्ट क्या था? सर बेसिकली जो आर्टिकल 25 है उसके अकॉर्डिंग टू ये था कि रेस, कलर और रिलीजन से के अकॉर्डिंग ही सब जो लोग हैं वो लॉ के अंडर आते हैं। लेकिन इधर जो एडहॉक बेसिस पर जो जैसे 5% उन्होंने दे दिया उसको एक कैटेगरी वालों को, और 17 और 18 जो आगे 19 था उनको 10% दे दिया, ये लॉन्स को बीच में दे दिया। तो इसकी बेस पर नहीं होता, और मेरिट पर बेसिकली जो यहाँ बात हो रही है वो मेरिट पे हो रही है कि विदाउट एनी रिलीजन, कल्चर और लैंग्वेज के से हटकर जो देने हैं ना लॉन्स को देने हैं, और उसमें बेसिक इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात हो रही है। तो क्लासिफिकेशन की दो ग्राउंड्स हैं बेटा इसमें कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन की, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, और दूसरा जो भी आप क्लासिफिकेशन करें वो ऑब्जेक्ट के साथ अटैच। और इसमें ऑब्जेक्ट मैंने आपसे पूछा तो ऑब्जेक्ट क्या, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट इसके अंदर बेटा जो है वो है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो सूबे के कम हैं और एनएफसी अवार्ड के मुताबिक फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है बजट बनाया जाता है, और बजट को ही रखते हुए जो है वो सैलरी का जो है वो डिसाइड किया जाता है। जी बेटा, नेक्स्ट कौन है? 12। यस सर, प्रेजेंट। जी बेटा, गवर्नमेंट का क्या है इसमें नोटिफिकेशन, क्या नोटिफिकेशन हुआ था? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने क्या नोटिफिकेशन दिया था? सर ये बेसिकली इसमें नोटिफिकेशन उनका ये कि मतलब जैसे आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, तो उसमें एक तो ये चीज़ आ जाती है कि जो उन्होंने एडहॉक बेसिस के ऊपर जिनको 17 to 19 के जो थे उनको 5% जो कोर्ट में इंक्रीजमेंट। गए, वो कोर्ट में जो गए वो कौन से महकमे के मुलाजिम थे? सर वो उसे क्या कहते हैं, कोर्ट में जो सर वो ये इसे क्या कहते हैं, हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट में गए थे एम्प्लॉयज जो थे यहाँ के, जिनको इंक्रीमेंट कम मिला था उनको। कहाँ के मुलाजिम थे वो, कौन से महकमे के मुलाजिम थे? सर वो सर एक मिनट, सर कोर्ट के उसमें थे ना, एम्प्लॉयज थे, जुडिशियल एम्प्लॉय थे, यस जुडिशियल सर, डिपार्टमेंट के ही एम्प्लॉय थे। और यस कौन से सर। ग्रेड के थे? सर कुछ जो थे वो उसे क्या कहते हैं 1 to 17 स्केल्स के थे, और कुछ 17 to 19 के इनके डिवीजन हुई भी थी। ये डिवीजन तो हुई थी, लेकिन जो कोर्ट में गए वो कौन से ग्रेड के मुलाजिम थे? 17 to 19, बीपीएस 17 to 19 के जो मुलाजिम थे पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, वो यस सर, कोर्ट में गए थे 17 to 19। यस सर। वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में गए थे कि सैलरी राइज हुई है 5%, लेकिन हाँ हमारी जी सर, सैलरी राइज जो है वो 5% नहीं हुई, क्योंकि हमें उन्होंने कहा है कि आप यू आर ऑलरेडी गेटिंग स्पेशल अलाउंस इन द फॉर्म ऑफ जुडिशियल अलाउंस। तो जब हाँ हमें जी, जुडिशियल अलाउंस मिल रहा है तो हमें आपको सैलरी राइज नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा ये तो फिर आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है,
जो ये कहता है कि किसी के साथ किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जो है बेटा वो नहीं होनी चाहिए। तो जो यस सर। नोटिफिकेशन था उसने क्या कहा कि कोई भी बंदा किसी भी किस्म किसी भी डिपार्टमेंट में है और किसी भी फॉर्म में अगर वो कोई अलाउंस ले रहा है तो उसको ये राइज नहीं मिलेगा। उसमें हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस, स्पेशल जुडिशियल अलाउंस, स्केड्यूल्ड पोस्ट अलाउंस, टेक्निकल अलाउंस, रीजंस अलाउंस एंड प्रोसिक्यूशन अलाउंस, जो भी रीजन जो है वो है तो यस जो है वो हो उसको जो है ये राइज जो है वो नहीं मिलेगा। जी रोल नंबर 17। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। 30। अस्सलाम वालेकुम सर। रोल नंबर 17 बोलना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर। अस्सलाम। जी सर। जी बेटा, आर्टिकल 38 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या कहता है? 38E डिस्पैरिटी के हवाले से वो क्या है आर्टिकल? सर आर्टिकल 38 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि जो गवर्नमेंट सैलरी में डिस्पेटरी रिड्यूस करना चाहती है, जो सर एक मिनट सर, गवर्नमेंट इसमें ना टू रिड्यूस डिस्पैरिटी करना चाहती है 38 कॉन्स्टिट्यूशन के। क्या करना चाहती है? रिड्यूस डिस्पैरिटी ऑन सैलरी। उसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ उसका? डिस्पैरिटी का क्या मतलब हुआ? सर मतलब कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं ना उनमें फर्क जो उनके अंदर डिफरेंस है ना सैलरी का, वो खत्म करना चाहती है। जो इसकी लाइन जरा पढ़ दें आप, क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 38 में? सर एक मिनट। Article 38 of the Constitution made it mandatory for the government that it shall reduce disparity in the income and earnings of individuals, including persons in the various classes of the service of Pakistan. जो मुलाजिम जो हैं पाकिस्तान की किसी भी सर्विस सेक्टर में हैं, पब्लिक सर्विस सेक्टर में हैं तो या गवर्नमेंट सर्विस स्ट्रक्चर में हैं, उनकी जो सैलरीज में जो डिस्पैरिटी है, जो तनख्वाहें किसी एक ही ग्रेड में ज़्यादा हैं या कम है, उसको ख़त्म करना चाहिए। जी जी सर। जी सर। और 1 से 16 के बारे में इन्होंने क्या क्या कि 17 से 19 तक जो सैलरी है वो ज़्यादा लेते हैं और 1 से 6 तक जो है वो जी जी सर सैलरी उनकी कम है। जी सर। जी बेटा, नेक्स्ट कौन है? रोल नंबर 30। जी सर। जी बेटा, क्लियर हो गया ये? जी सर। अच्छा जी, आगे हम आते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे इस केस के सर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 199 है, ये रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट, यानी जुडिशियल रिव्यू के लिए ये अपर कोर्ट यानी सुपीरियर कोर्ट को अथॉरिटी देता है। आर्टिकल 199 तो सुप्रीम कोर्ट की है, हाई कोर्ट की है। 184 है सुप्रीम कोर्ट की। हाँ 185/3 सर। 184 है, 184(3) है सुप्रीम कोर्ट की और 199 है हाई कोर्ट की। जी ठीक सर। ये जुडिशियल रिव्यू यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है लेकिन इस पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इस केस के अंदर उन्होंने कौन सा जुडिशियल रिव्यू के जरिए क्या इन्होंने डिमांड किया था? कौन सा नोटिफिकेशन चैलेंज किया है इन्होंने? सर जुडिशियल इम्प्यून्ड नोटिफिकेशन यानी जिसमें इतराजात थे, बायस था, लेकिन इन दी एंड जब वो प्रोसीडिंग हुई तो यही डिक्लेयर कि इम्प्यून्ड नोटिफिकेशन नहीं है, वो फिनेंशियल इम्पेडिमेंट्स रिस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट के, अपने अपने फंडिंग्स हैं, तो उसके तहत वो अगर यानी पहले तो ये इम्प्यून्ड नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुआ लेकिन इन दी एंड जब प्रोसीडिंग के बाद यही डिस्कवर हुआ कि ये नोटिफिकेशन ठीक है और लीगल है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है और ये प्रोविंशियल असेंबली आज़ाद है 18th अमेंडमेंट के बाद,
वो पॉलिसी मैटर खुद डिसाइड करेगी और कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इंटरफेयर जुडिशियल रिव्यू तब ही करना चाहिए लेकिन ऑन द टेक्निकल ग्राउंड या जब पब्लिक इंटरेस्ट यानी रिड्यूस हो रहा हो। तो और ये भी है कि जुडिशियल रिव्यू इस तरह नहीं है कि अगर आप अपने इख्तियारात को बढ़ाते हुए किसी और ऑर्गन के इख्तियारात को कम कर दें, तो प्रोपोर्शनैलिटी रखनी है आपने जुडिशियल रिव्यू के ऊपर, रिस्ट्रिक्शंस है मल्टीपल। बिल्कुल सही है। इस केस लॉ के जरिए उन्होंने कहा था कि ये डिमांड की कि जुडिशियल रिव्यू करें और उस नोटिफिकेशन जिसकी बुनियाद जो है वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के ऊपर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर बयान की, तो उसकी बुनियाद रीजनेबल क्लासिफिकेशन पर है। तो लेकिन बहरहाल आप उस नोटिफिकेशन को जो है वो नल एंड वाइड कर दें। तो यहाँ पर उन्होंने डिफाइन कर दिया कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है उसके जरिए एग्जेक्टिव एक्शंस जो है उसको नल एंड वाइड करार दिया जा सकता है अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, और अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो, पब्लिक इंटरेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आईनी है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। तो अगर वो गैर आईनी नहीं है कोई भी एक्शन एग्जेक्टिव का, तो उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट जो है वो नल एंड वाइड नहीं कर सकती। और अगर कोई भी एक्शन फेयर है, रीजनेबल है, प्रोपोर्शनल है, मुनासिब है, तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो जो है उसकी एप्लीकेशन नहीं होगी और किसी दूसरे ऑर्गन जो है स्टेट के उसके अंदर जुडिशरी जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी। जी बेटा, नेक्स्ट कौन है? रोल नंबर 41। यस सर। जी बेटा, नेशनल फाइनेंस कमीशन क्या होता है? सर ये नेशनल फाइनेंस कमीशन जो था इनको मतलब कोटा दिया गया था कि ये अपने प्रोविंस को जो है ना इसमें रह के तो चलाएं, मतलब अपने माली जो है इनको, मतलब नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो एनएफसी अवार्ड जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हर साल जो है एनएफसी अवार्ड्स के जरिए सूबों को कुछ फंड्स देती है ताकि वो अपने सूबे को जो है वो चला सकें। और फिर उस फंड्स को मद्देनजर रखते हुए जो गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, वो अपने बजट्स बनाती हैं और बजट में फिर वो सैलरीज को और ओवरऑल जो है सारे मैटर्स जो हैं उसको वो देखती हैं। जी बेटा, नेक्स्ट कौन है? 44। रोल नंबर 44, 47। जी सर। केस की समझ आई है आपको? जी सर आ रही। तो कैसे डिफाइन करेंगे इक्वालिटी को? सर आर्टिकल 25 में उन्होंने कहा कि इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स के तमाम शहरी बिना है लॉ ऑफ इक्वालिटी की के नहीं? सर क्या कहा आपने? लॉ ऑफ इक्वालिटी जो है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जो है, इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है कि नहीं? जी सर है यूनिवर्सल एप्लीकेशन के लॉ, पॉलिसी, मैटर, नोटिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जेक्टिव। ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है टू ऑल पर्सन्स बाय नेचर। अच्छा, नेक्स्ट कौन है? जी सर। हमजा प्रिंस होसिया तो कह रहा है कि ये जो लॉ ऑफ इक्वालिटी है इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, क्रॉस द बोर्ड एप्लीकेशन है। तो आप क्या कहते हैं, एग्री करते हैं? सर आर्टिकल 25 में इक्वालिटी ऑफ लॉ बेसिकली है एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना। लाइक टू एम्प्लॉयज हैं, वो एक ही डिपार्टमेंट। लॉ ऑफ इक्वालिटी की यूनिवर्सल एप्लीकेशन है या नहीं है, सिर्फ ये बता दें। सर लॉ की नहीं हो सकती, लाइक जिस तरह मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए ना उनका। हाँ जी। अब प्रिंस होसिया अब आप बताएं, वो तो कह रहा है कि नहीं हो सकता, तो आप कह रहे हैं नहीं यूनिवर्सल एप्लीकेशन कैसे होगी? अगर एक एम्प्लॉयर ही सेम नहीं है, सर्कमस्टांसेस ही सेम नहीं है, तो आप उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? जैसे एक वर्कर क्लास है, जीआर ने एग्जांपल दी थी बड़ी अच्छी
कि एक मुलाजिम जो है या एक तबका जो है वो वर्कर क्लास से बिलोंग करता है और एक तबका जो है वो ऑफिसर क्लास से बिलोंग करता है मुलाजमीन का, तो उनके साथ आप इक्वल ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं? क्यों प्रिंस होशिया? जी सर, वो बिल्कुल ठीक है हमजा भाई, वो वैसे थोड़ी समझने में अंडरस्टैंडिंग में गलती होगी, अगर सेम सर्कमस्टेंसेस होंगे तो फिर ही होगा। उसकी क्या सर एग्जांपल अगर होगी? एग्जेक्टिव ऑर्डर की बात की जाएगी तो फिर उसकी यूनिवर्सैलिटी है। अगर इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो फिर वो उसका डिफरेंस हमें नजर आएगा, मुख्तलिफ सर्कमस्टांसिस पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मुख्तलिफ होगी। जाफर साहब क्या कह रहे हैं आप, दोबारा बताएं बेटा। सर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो फिर वो यूनिवर्सल ही है कि मतलब कि उसकी इन्फोर्समेंट जो है वो यूनिवर्सल होगी मतलब कि कानून के ज़ुमरे में, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखेंगे तो वो मुख्तलिफ सर्कमस्टांसिस पे वो मुख्तलिफ ही होती है, वो यूनिवर्सल नहीं होगी, सर इसकी वो सिचुएशन के हिसाब से होगी। सर इसकी वो एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जिस तरह हमने पिछले केस में पढ़ा था ना, और जो बड़ी सर्विसेज में आए हैं उनकी ज्यादा सैलरीज होंगी क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से जिस तरह पीएमएस और सीएसएस है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज और सेंट्रल सर्विस सुपीरियर, अब जो सीएसएस के कैंडिडेट्स हैं उनकी ऑटोमेटिकली सैलरीज जो है वो ज्यादा होंगी, इसलिए क्योंकि जो उनसे नीचे से पीएमएस वाले उन्होंने खुद ही अपनी चॉइस से पीएमएस को पीएमएस में आए, वो अपनी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि जो एप्पल टू एप्पल जो है वो कंपैरिजन होता है, तो अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट का में मुलाजिम है और कोई सेंटर में फेडरल गवर्नमेंट में मुलाजिम है, तो जब आप मुलाजमत ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो भी जो है आप उसको कंसीडर करते हैं और फिर उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्री होने के बाद आप मुलाजमत को ज्वाइन करते हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी सर, जब ज्वाइन कर लिया तो फिर कंप्लेन नहीं कर सकते कि उसकी सैलरी ज्यादा है और मेरी सैलरी कम है। सैलरी कम है, लेकिन रीजनेबल डिफरेंशिया की बुनियाद के ऊपर जो है वो डिफरेंस हो सकता है। अफसा, मुझे आपकी बात नहीं समझ आई कि आप यूनिवर्सल एप्लीकेशन किस तरीके से कह रहे हैं क्वालिटी की? सर मैं यूनिवर्सैलिटी इस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को देखेंगे तो फिर वो यूनिवर्सल ही है सबके लिए, लाइक एब्सोल्यूटनेस होगा, फिर उसमें एब्सोल्यूट होगा, मतलब कि सबके लिए कानून जो है वो बराबर है और सब पर लागू होता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब होगी तो फिर सिचुएशन के हिसाब से वो इम्प्लीमेंट मुख्तलिफ तरीके से होगा, मुख्तलिफ जगहों पे वो मुख्तलिफ तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। ये मैं कहना चाह रहा था, यानी कि फिर उसकी जो यूनिवर्सैलिटी है वो फिर मुख्तलिफ होगी, यानी कि सेम नहीं होगी। ठीक सर हाफिज साहब सेम बंदे के लिए कह रहे हैं कि दो सेम यानी एम्प्लॉइज हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उन दोनों के लिए सेम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी लेजिस्लेशन होगी, अलबत्ता उसमें अगर किसी को प्रिविलेज दी जाएगी तो वो डिस्क्रिमिनेशन के अंदर है, वो डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आएगा। बिल्कुल सही है जी बेटा। नेक्स्ट कौन है? 250। जी सर। जी इसरा बेटा, क्या समझ आई सारी आपको? सर यहाँ पे जो मेन फोकस है इस केस का, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 25 की यहाँ पे कहीं पे इसमें कहीं नजर नहीं आया, आपने 20 का जिक्र किया, मुझे कहीं पे वो नजर नहीं आ रहा आर्टिकल, वो बताएं किधर है ये? आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 25 मैंने बोला। नहीं आर्टिकल 25 नहीं, आप में से आपने भी मेरे ख्याल मुझे बताया कि फेडरल एम्प्लॉइज का जो नोटिफिकेशन है वो 19 से 20 तक का है, वो कहाँ है? मुझे नजर नहीं आया। 17 to 20 है, और सर जो जजमेंट है, जजमेंट के पहले पैराग्राफ में ही है, बताएं पॉइंट नंबर 2 के वो दिखाएं मुझे कहाँ पे है, वो मेरी नजर से गुजरा। सर जो जजमेंट हेडिंग है उसके अंदर जो पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है द फेडरल, सर 4th लाइन में, पॉइंट नंबर 2 के 4th लाइन में लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है, आ गया। बीपीएस फेडरल गवर्नमेंट के जो मुलाजिम हैं उनको 17 to 20 और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनको 17 to 19। ठीक हो गया जी बेटा, बताएं। सर इस केस का जो मेन फोकस है वो आर्टिकल नंबर 25 के ऊपर है, इक्वालिटी, दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। सर अब इक्वल बिफोर द लॉ का यहाँ पे जो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि एवरी सिटीजन जो है वो हर लिहाज में, हर सर्कमस्टेंस में वो इक्वल है। लाजमी जाहिर सी बात है कि हर सर्कमस्टेंस के अंदर जैसा हम लोग देखते हैं कि माइनर्स एंड एडल्ट्स जो होते हैं,
इनके अंदर ज़रूरी है, लाजमी है कि थोड़ी बहुत डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ती है। एंड इस प्रेजेंट केस के अंदर यहाँ पे बात हो रही है जो KPK के गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, BPS 1 से 16 एंड 17 to 19, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो डिफ्रेंशिएशन क्लासिफिकेशन की गई है, जिसके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया था बाय दी एम्प्लॉयज़ जो कोर्ट के एम्प्लॉयज़ थे कि हमें 5% रिलीफ क्यों दिया जा रहा है, वाइल द BPS 1 to 16 की स्केल को उनको 10% रिलीफ एड हॉक रिलीफ अलाउंस क्यों दिया जा रहा है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो आंसर दिया वो उन्होंने कहा है कि अगर एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन, एक रीजनेबल डिफरेंशिएशन और क्लासिफिकेशन की जाए तो ये दिस इज वेरी मतलब ये एक रीजनेबल चीज़ है और ये लॉ भी अलाउ कर रहा है। एंड सेकेंडली, अगर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उन्होंने अगर डिफरेंशिएशन रखी है ये एम्प्लॉयज़ की सैलरीज के अंदर, तो उन्होंने आर्टिकल 38 को क्या कहते हैं अपहोल्ड करने के लिए उन्होंने 38E को अपहोल्ड करने के लिए उन्होंने ये रखा कि डिस्पैरिटी इन द इनकम जो है वो ना हो, डिस्पैरिटी को जो है वो ओवरकम कर पाए, क्योंकि जो NFC है वो तो एक फिक्स्ड बजट जो है वो गवर्नमेंट को देते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसी बजट को लेके उसके अंदर सारे गवर्नमेंट के अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो अपनी सैलरीज फुलफिल करनी होती हैं। तो जो BPS 17 to 19 है उनके अंदर जो कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑलरेडी अलाउंसेस ले रहे हैं, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स है इस केस के, हमने देखा कि वो स्पेशल जुडिशल अलाउंस जो है वो ऑलरेडी इस चीज़ को जो है वो ले रहे हैं, स्पेशल जुडिशल अलाउंस ले रहे हैं। तो अगर उन्हें वो 5 जो है वो साथ में उन्हें रिलीफ भी मिल रहा हो, 10% रिलीफ भी मिल रहा हो, तो ये एक काफ़ी सब्सटैंशियल अनइग्नोरेबल डिफरेंस आ जाएगा और जो आर्टिकल 38E है वो फिर वायलेट हो जाएगा। तो इस बेसिस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो डिफरेंशिएशन क्लासिफिकेशन रखी, इट वाज रीजनेबल एंड इट वाज अकॉर्डिंग टू द लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को जो है उसे वायलेट नहीं किया गया।